चल सबके। अब देखो कल कहाँ थे अपन, सवाल किया होगा है ना। लिखो अगला सवाल लिखो, देखे। क्वेश्चन लिखिएगा रूपांतरण या ट्रांसफॉर्मेशन, रूपांतरण या ट्रांसफॉर्मेशन। W इक्वल टू 2Z, W इक्वल टू आपको दिया हुआ है 2Z माइनस 2Z प्लस 3 अपॉन Z माइनस 4, Z माइनस 4। वृत्त या सर्किल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x इक्वल टू ज़ीरो को, इक्वल टू ज़ीरो को प्रतिचित्रित करता है, इक्वल टू ज़ीरो को प्रतिचित्रित करता है। फिर को इस तरीके के ऑप्शन देगा कि सरल रेखा या स्ट्रेट लाइन 4u प्लस 3 इक्वल टू 0, सरल रेखा स्ट्रेट लाइन u प्लस 4 इक्वल टू 0, सरल रेखा स्ट्रेट लाइन 4v प्लस 3 इक्वल टू 0, और ऑप्शन दे देगा आपको स्ट्रेट लाइन v प्लस 4 इक्वल टू 0। करो देखिए कोशिश। रूपांतरण या ट्रांसफॉर्मेशन दी गई है, वृत्त या सर्किल दिया हुआ है और पूछ रहा है कि क्या बनेगा। क्या करना भी इसके अंदर, इतना तो पता चल रहा होगा कि z समतल में तो आपको क्या दिया गया है, xy का मतलब z समतल में, z समतल में तो आपको ये वृत्त या सर्किल दिया हुआ है। ये रूपांतरण लगेगा तो w समतल में क्या बनेगा, यही तो पूछा आपसे कि भाई xy में दिया हुआ मतलब z समतल में तो दिया हुआ है, और ये रूपांतरण ट्रांसफॉर्मेशन में इन वैल्यू को काम में लेंगे तो w समतल में क्या बनेगा, यही तो पूछ रहा है। उसका प्रतिचित्रण या क्या पूछ रहा है आपसे, ट्रांसफॉर्मेशन पूछ रहा है ना। तो देखो अब दो तरीके हैं आपके पास कि या तो देखो ये जो दिया हुआ है w इक्वल टू 2z प्लस 3z माइनस 4, यहाँ तो दिया हुआ है किसके अंदर, z में, ये किस में दिया हुआ है, xy में। या तो z वाले को कन्वर्ट किस में करो, xy में कन्वर्ट करें, या तो z वाले को किस में कन्वर्ट करो, xy में, या फिर ऐसा कर सकते हैं कि xy वाले को किस में कन्वर्ट कर लें, z में। भाई दो ऑप्शन है, एक सेम तो बनाना पड़ेगा। अब देखो ये एक्स वाई में कन्वर्ट है, यहाँ जेड में है, तो जेड में कन्वर्ट होने के लिए ऊपर भी एक्स प्लस आयोटा वाई, नीचे भी, फिर ऊपर नीचे क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई। तो ये कैलकुलेशन भी लेंदी है, तो इसकी बजाय हम इसी को कन्वर्ट कर लेते हैं। तो देखो क्या करेंगे इसमें सॉल्यूशन में, अगर देखें तो देखो क्या बनेगा। ये दिया हुआ आपको एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस कितना 4x और इक्वल टू कितना 0।
इस टाइप के कई सवाल एग्जाम में ही पूछे गए, किसी में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ही लिखता है, किसी में प्लस 4x प्लस एक्स, तो कोई भी सवाल बना सकता है, ठीक है। अब इसको z में कन्वर्ट करें तो बताओ क्या बनेगा ये भाई, या तो इसको एक्स वाई में कन्वर्ट करो या इसको z में, तो इसी को z में कन्वर्ट कर लेते हैं। बताओ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर किसके बराबर होता है? मापांक और मापांक की यहाँ जरूरत नहीं है, z इंटू जेड बार के बराबर होता है। और एक फॉर्मूला बताया था ना कि भाई z इक्वल टू कितना होता है, x प्लस आयोटा वाई। तो आपके पास मॉड ऑफ z स्क्वायर कह दो, कितना होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और ये किसके बराबर होता है, z इंटू जेड बार के। तो मोड तो कहाँ से लाएंगे, z इंटू जेड बार कर लेते हैं, ठीक है। -4x, x बताओ कहाँ से आएगा, x कहाँ से आएगा? पहली क्लास में कॉम्प्लेक्स मैंने फॉर्मूले इसीलिए लिखवाए थे वो भाई, जैसे ये z आपके पास x प्लस आयोटा वाई, और ये क्या हो गया z बार, ये कितना हुआ x माइनस आयोटा वाई। इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या बचेगा 2x, और इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आएगा 2x। तो 2x आएगा तो यहाँ एक तो 2 काम आ जाएगा, और यहाँ कितना लिख दूँ, यहाँ एक तो 2 रह जाएगा, बाकी कितना बचेगा 2x। 2x किसके बराबर होगा, z प्लस जेड बार, और इक्वल टू कितना 0। तो ये समीकरण जो दिया हुआ था वो किस में कन्वर्ट हो गया, z में। क्लियर यहाँ तक? अब बोले सर z में कन्वर्ट कर लिया तो वैल्यू किसकी चाहिए, z की। तो z की वैल्यू इससे निकाल लेंगे, ये जो दिया हुआ इससे किसकी वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, z की। और एक z बार की ज़रूरत है तो इसके बार लगा लेंगे तो क्या आ जाएगा z बार। अब देखो यहाँ जो रूपांतरण या ट्रांसफॉर्मेशन आपके पास, रूपांतरण या ट्रांसफॉर्मेशन क्या दिया गया है बेटा, w इक्वल टू 2z प्लस 3 अपॉन कितना हो गया z माइनस 4। अब यहाँ से z की वैल्यू बताओ कितनी आएगी, z। तो एक लिख देता हूँ, चलो wz माइनस कितना हो गया 4w, और इक्वल टू 2z प्लस कितना हुआ 3। अब यहाँ से देखो z एक तरफ कर लो तो कितना होगा w माइनस 2 हो गया, और इनटू कितना हुआ z, ये उधर चला जाएगा तो 3 प्लस कितना हो गया 4w। तो z इक्वल टू कितना हो गया 3 प्लस 4w हो गया आपके पास, और नीचे कितना w माइनस कितना हुआ 2। ये किसकी वैल्यू आ गई, z की। अब यहाँ से z की वैल्यू इसमें रख देते हैं, तो देखो z की वैल्यू पुट करेंगे तो क्या बनेगा, नंबर दे देना इसको ताकि दोबारा पढ़ो तो ठीक रहे। तो इक्वेशन फर्स्ट से देखो क्या बनेगा, ये तो हो गया सर 4w प्लस 3 अपॉन कितना हो गया w माइनस 2। ये तो रख दिया मैंने z बार। बार का मतलब है इसके बार लगेगी तो ऊपर भी बार लगेगी और नीचे भी लगेगी, और बार को क्या कर सकते हैं अलग अलग। और इस डबल 3 पे 2 पे तो बार का कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बार का तो फ़र्क इस पे पड़ता है जिसमें आयोटा होता है। तो आयोटा तो सर w के अंदर ही है, कितना है u प्लस आयोटा v। तो इसका बार करेंगे तो ये ऐसा लिख दूँ क्या 3 प्लस 4w बार अपॉन कितना हो गया w बार माइनस कितना हुआ 2, फिर कितना हुआ -2। यहाँ से देखो इसके बाद देखो क्या लिखना आपको, z कितना है 3 प्लस 4w, और ये कितना हो गया w माइनस 2 प्लस कितना है z बार। तो ये हो गया 4w बार, और प्लस कितना हो गया 3, और नीचे देखें तो w बार माइनस कितना हुआ 2, और इक्वल टू कितना 0। अब नीचे देखो इधर तो ये गुणा हो जाएंगे, और इधर क्या आ जाएगा एलसीएम, तो दोनों सेम आएंगे तो वो तो चला जाएगा 0 में। और फिर प्लस माइनस करके बताओ कितना आंसर आ रहा है, यहाँ तक नोट करो पहले तो, और फिर प्लस माइनस करके बताइए कितना आंसर आ रहा है। इसको गुणा तो कर लोगे ना, बताइए।
लिख के गुणा करो, मैं गुणा नहीं करूँगा पहले बता रहा हूँ, है ना, कहीं मेरे भरोसे में बैठे रहो कि सर एलसीएम लेके गुणा कर देंगे, मैं नहीं करूँगा, ये है ना, तो गुणा करना ही है ना। और आज कम कैसे आए हो, कोई ज़्यादा पढ़ लिए क्या? फ्राइडे आज कहाँ गए? जयपुर भ्रमण? अच्छा, जगह तो पूछी नहीं मेरे से, आजकल बदल गई घूमने वाली जगह, ये है ना। या वो क्लास रोज की रोज आने लग गई, वो वापस बंद कराऊं क्या? ऐसे तो वो इसीलिए तो बंद की थी कि क्लास में आते रहो, ये है ना। और इस सैटरडे की छुट्टी रहेगी, कल वाले की तो, और आज आगे से जो भी सैटरडे आएंगे उनको क्लास रहेगी, ठीक है? हैं? हाँ तो वो कोई दिक्कत नहीं है, कल की तो रहेगी छुट्टी, ताकि सोमवार को टेस्ट है ना, बड़ी तैयारी के साथ दे सको। और तो इस सैटरडे को अवकाश रहेगा, अब देखो हिंदी अंग्रेजी दोनों बता देता हूँ, है ना। और सोमवार को टेस्ट है, इसके बाद जो भी शनिवार आएगा उसको क्लास लगेगी, ये है। कब है एग्ज़ाम? बीएड में कौन पढ़ता है बेटा? ये तो एक बहाना मात्र है ना। मैंने बीएड करी नहीं, लेकिन देखे तो है ना, मैंने कई हजारों बच्चे देखे, पढ़ता कौन है? तो रोज क्लास आ रही है, कहाँ दिक्कत है ना अब तो। क्या आ रहा है भाई गुणा करने पे एलसीएम लेके? अब एग्ज़ाम में सवाल आएगा तो गुणा तो खुद से ही करना पड़ेगा, किसी सवाल में छोटा बड़ा जरूर आ सकता है। जैसे पिछली बार एग्ज़ाम में पूछा था तो इतना ही पूछा था, ये पद गायब था, इक्वल टू 0 था, 4x नहीं था, थोड़ी कैलकुलेशन कम हो गई। यही सेम सवाल एग्ज़ाम में पूछा गया है, बस उसमें एक पद ये हटा दिया तो ये कैलकुलेशन कम हो गई थी, तो थोड़ा जल्दी आंसर आ गया। लेकिन गुणा तो करना ही पड़ेगा, गुणा भी याद करके जाओगे हैं। और कल एक सवाल दिया था, वो कर लिया क्या सबने, या खाली है वो पेज? मुझे पूरी उम्मीद है खाली है वो पेज, है ना। कर लिया? किस किस ने किया, ईमानदारी से बताओ। टाइम नहीं मिला? अच्छा, मुझे अब तो बच्चों को टाइम भी कम मिलता है ना, ये भी इश्यू रहता है। कितने आ रहे हैं इसके गुणा? कितने आ रहे हैं? ऐसा आ रहा है कि कोई 20-22 ऐसा कुछ आ रहा है क्या? हाँ। भाई ऐसा आना चाहिए 22W प्लस 22W बार प्लस 33, हाँ ये आएगा इसका गुणा। भाई इसको जब मल्टीप्लाई कर लोगे तो ये रिजल्ट आएगा आपके पास 22W, और यहाँ ऐसे लिख देता हूँ W बार और प्लस 33 इक्वल टू कितना, 0। यही आएगा। जिसके नहीं आ रहा हो गुणा कर लेना, घर पे भी गुणा तो करना ही पड़ेगा। तो ये हो गया 22W प्लस W बार प्लस 33 इक्वल टू कितना, 0।
अब ऐसा आंसर है नहीं, ऐसा आंसर नहीं है। आंसर देखने से पता चलता है कि आंसर किस में है, यूवी में। अब बोर्ड पे देखो, जैसे ये था वैसे W इक्वल टू कितना होता है, U प्लस आयोटा वी, और W बार इक्वल टू कितना होता है, U माइनस आयोटा वी। भाई जैसे Z बार होता है वैसे क्या होता है, W और W बार। अब W की जगह लिखेंगे U प्लस आयोटा वी, और W बार की जगह कितना लिखेंगे, U माइनस आयोटा वी। या दोनों को प्लस करना तो दोनों को प्लस करेंगे तो कितना होगा, 2U। तो इसकी जगह कितना आएगा, 2U। तो ये तो हो गया 22, अंदर कितना आ गया, 2U प्लस 33 इक्वल टू कितना, 0। अब ये हो गया 44, 44, 44 में से 11 कॉमन आ गए तो कितने हो गए, 4U प्लस 3 इक्वल टू 0। तो ये आपका आंसर है। लिख लिया ना सबने, जिससे गुणा भी नहीं हो रहा हो भाई घर पे करना है ना, गुणा याद तो होगा नहीं, एग्जाम में करना तो पड़ेगा ही खुद को ही। ये है। अगला सवाल देखो, तो वो छोटा करने के हिसाब से एग्जाम में ये सेम सवाल भी पूछ सकता है। जैसे पिछली बार इसने थोड़ा छोटा कर दिया था तो एक पद हटा दिया था यहाँ से, तो थोड़ी कैलकुलेशन क्या हो गई, कम। तो फिर उसमें कितना आएगा, जैसे ये हटा दें तो कितना बचेगा, यहाँ u का ही पद बचेगा सिर्फ, तो u इक्वल टू 0 ऐसा कुछ आंसर था इस सवाल में, है ना। तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब देखो अगला सवाल, आपको दिया हुआ फलन या फंक्शन, फलन या फंक्शन W इक्वल टू e टू द पावर आयोटा, e टू द पावर आयोटा पाई बाई 4, और साथ में मल्टीप्लाई में कितना है z। e की पावर आयोटा पाई बाई 4 साथ में मल्टीप्लाई कितना है z, ठीक है। द्वारा z समतल में, द्वारा z समतल में, द्वारा z समतल में त्रिभुजाकार क्षेत्र की रेखाओं, z समतल में त्रिभुजाकार, त्रिभुजाकार क्षेत्र की रेखाओं, त्रिभुजाकार क्षेत्र की रेखाओं, त्रिभुजाकार क्षेत्र की रेखाओं x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0, और x प्लस वाई इक्वल टू 1, x प्लस वाई इक्वल टू 1 से परिसीमित है, से परिसीमित या बाउंडेड है, से परिसीमित या बाउंडेड है, का W समतल में, का W समतल में प्रतिचित्रण होगा, का W समतल में प्रतिचित्रण होगा। सेम इसी टाइप का सवाल एग्जाम में आरपीसी में पूछा गया है, उसमें इतना ही फर्क था, इसमें पाई बाई 4 है और उसमें कर दिया था उसने पाई बाई 3। तो एक ही बात है, पाई बाई 4 की वैल्यू हो चाहे किसकी हो, पाई बाई 3 की। अब करना क्या है, पहले बोर्ड पे देखो, ये तो दिया हुआ है मैपिंग, ये किसका भाग दिया हुआ है, जेड समतल का, कि जेड समतल में तो ये है सर, ये रेखा खींचेंगे, ये खींचेंगे, तीनों रेखाओं से क्या बनेगा, त्रिभुजाकार। उससे हमें कोई मतलब नहीं है क्या बन रहा हो, इन 3 से मतलब है। अब ये कहता है कि इन 3 को काम में लेते हुए इसमें वैल्यू रखो, और वैल्यू रख के ये बताना कि W समतल में इसकी इमेज या प्रतिबिंब या ट्रांसफॉर्मेशन क्या बनेगी। यही तो पूछ रहा है आपसे
कि भाई जेड समतल में तो ये जो भी त्रिभुज बता रहा है ये वाला त्रिभुज हो गया आपका। अब इसकी इमेज इसको काम में लेना है, किसको, W इक्वल टू ई टू द पावर आयोटा पाई बाई 4 इंटू जेड को। और जेड W समतल में क्या बनेगा इसका, ये पूछ रहा आपसे। तो आपको क्या करना है, देखो ये वैल्यू किसके अंदर है बेटा, एक्स वाई में, और ऊपर वाला किस में दिया हुआ है, जेड में। अब यहाँ दिख रहा होगा आपको कि इन सब को जेड में बदलें, एक तो इसको बदलूँ, इसको बदलूँ, 3 जगह बदलना पड़ेगा, 3 या 4 जगह, और एक इसी को ही बदल लें एक्स वाई में। भाई ई की पावर आयोटा पाई बाई 4 का तो फॉर्मूला लिख लो, क्या होता है, कोस पाई बाई 4 प्लस आयोटा साइन बाई 4, वैल्यू रख लो दोनों की। और जेड की जगह कितना लिख लो, एक्स प्लस आयोटा वाई। फिर बिना आयोटा और आयोटा वाले क्या कर लो, एक जगह। फिर किसकी वैल्यू आ जाएगी, यू की और वी की। इधर डब्लू को क्या लिख लेंगे, यू प्लस आयोटा वी। और यू वी वाली जो वैल्यू आती है उनमें एक्स जीरो रखो, यू की वैल्यू निकालो, वाई जीरो रखो, यू या वी की वैल्यू आएगी। करो देखिए कोशिश। यू और वी की वैल्यू आ गई क्या, कितनी आई, 1/√2 एक्स माइनस वाई, और एक में क्या आएगा, एक्स प्लस वाई। भाई फॉर्मूला खोल लो, ई की पावर आयोटा थीटा, जेड की जगह क्या लिख लो, एक्स प्लस आयोटा वाई, बिना आयोटा वाले यू के बराबर, आयोटा के साथ वाले वी के बराबर। अब उसमें एक्स में एक्स की वैल्यू रखो, एक्स यू वाले एक्सप्रेशन में किसकी वैल्यू रखेंगे, एक्स की, क्या बनेगा, वी में रखो एक्स की वैल्यू, क्या रिजल्ट आता है। फिर वाई की वैल्यू रखो, देखिए वाई इक्वल टू जीरो रख लो एक बार दोनों में, एक बार दोनों में क्या रख लो, एक्स इक्वल टू जीरो। भाई जो u और v की वैल्यू आई है उनमें एक बार x इक्वल टू क्या रख लो, ज़ीरो, तो एक रिजल्ट आ जाएगा। दोनों में एक बार क्या रख लो, y इक्वल टू ज़ीरो, तो दूसरा रिजल्ट आएगा। और फिर कहीं x प्लस वाई इक्वल टू 1 भी दिखेगा तो उसकी जगह 1 रख लो। करो देखिए कोशिश करो।
क्या हो भाई, कुछ नहीं आ रहा? वैल्यू रखने से आया होगा ना, देखो बोर्ड पे देखो, आसान सवाल है भाई ये तो। अब इतना कंसेप्ट तो क्लियर होना चाहिए, लॉजिक। हर सवाल जितने भी पढ़ रहे हैं सब में मैपिंग देखता है कि जेड में ये बना तो डब्लू में क्या बनेगा। तो ये इतना तो क्लियर होना चाहिए कि इधर वाली जो वैल्यू देता है जेड की, इनको काम में लेनी है। जो भी रूपांतरण देगा उसमें इन वैल्यू को काम में लेनी है। अब कैसे काम में लेते हो वो सवाल पे निर्भर करेगा कि सवाल आसान कैसे होगा। एक तो इन सबको जेड में बदलेंगे, इसके बजाय जेड को ही किस में बदल लेंगे, एक्स वाई में, तो आसान रहेगा सवाल। फिर इधर की वैल्यू इसमें रखेंगे, ये वैल्यू काम में लेने से क्या मिलेगा यूवी के रूप में, वो इधर डायग्राम बन जाएगा या आंसर दिख जाएगा आपको। तो देखो मैपिंग दे रखी है आपको, W इक्वल टू e टू द पावर आयोटा पाई बाई 4 और इनटू कितना दिया हुआ है z। W का मतलब आप समझते हो कितना होता है, u प्लस आयोटा v। ये कितना लिखो बेटा, cos पाई बाई 4 प्लस आयोटा कितना हो गया, साइन पाई बाई 4। इसके बाद ये कितना हो गया, x प्लस कितना हुआ आयोटा y। यहाँ से देखो ये बन गया u प्लस कितना हुआ आयोटा v इक्वल टू कितनी वैल्यू है इसकी, 1/√2। ये भी कितना हो गया, तो कॉमन आ गया, तो ये तो कॉमन आ गया। कितना बच गया, 1 प्लस आयोटा, और ये कितना हो गया, x माइनस आयोटा, नहीं x प्लस आयोटा y। ठीक है, अब यहाँ से देखो ये हो गया u प्लस आयोटा v। आयोटा वाले एक जगह कर लेता हूँ, बिना आयोटा वाले एक जगह कर लेता हूँ। तो देखो एक तो ये 1x से गुणा होगा तो बिना आयोटा का होगा, एक ये आयोटा आयोटा y से गुणा होगा तो कितना होगा, माइनस, तो ये बिना आयोटा का बच गया। इसके बाद 1/√2 तो बाहर है ही, और ये आयोटा भी लगा लेते हैं। आयोटा के साथ कौन आएगा, एक तो आयोटा इंटू एक्स और एक आयोटा इंटू वाई, तो कितना हो गया एक्स प्लस कितना हो गया y। यही बना आपके पास। अब यहाँ से देखो u की वैल्यू कितनी हो गई बेटा, क्लियर दिख रहा है आपको। u की वैल्यू तो हो गई सर 1/√2 x माइनस वाई, और v की वैल्यू कौन सी हो गई, 1/√2, और ये कितना हो गया x प्लस वाई। यही बना आपके पास। अब यहाँ से देखो वैल्यू पुट कर लेते हैं। एक बार कौन सी रेखा लेके चलेंगे, कौन सी लाइन लेके चलनी है, x इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू 0 पर अगर बात करूँगा मैं, तो u इक्वल टू कितना होगा, -1/√2y। और यहाँ अगर v में ये x इक्वल टू 0 रखूँगा तो कितना होगा, 1/√2y। इसके बाद अगर y इक्वल टू 0 पर बात करता हूँ तो y 0 रखूँगा तो u कितना बनेगा बेटा, 1/√2 और इंटू कितना x। और अगर v की बात करूँ तो 1/2 अंडर रूट कितना हो गया, और यहाँ कितना आएगा x। अब बोले सर एक लाइन और रहेगी, x प्लस वाई इक्वल टू 1। तो x प्लस वाई इक्वल टू 1, ये यहाँ v में वैल्यू पुट कर लेंगे डायरेक्ट ही। x प्लस वाई कितना है 1, तो v बराबर कितना आ जाएगा। तो अगर x प्लस वाई इक्वल टू 1 पर बात करूँ तो क्या रिजल्ट आ जाएगा, v इक्वल टू, यहाँ डायरेक्ट पुट कर सकते हैं, 1 ही तो है एक बराबर में, तो कितना हो गया 1/√2। अब जो आंसर देगा वो ऐसे ऑप्शन नहीं देगा आपको, जो ऑप्शन देगा भाई ये इनमें तो वैल्यू आई है, वो किस में आ रही है, एक्स वाई वापस से आ रहे हैं वैल्यू में। अब जब W समतल में बनाएंगे तो W में एक्स वाई काम आएगा क्या, नहीं आएगा। तो न तो ऐसी वैल्यू काम आएंगी न ऐसे ऑप्शन देगा। अब देखो इससे एक रिजल्ट निकलेगा, क्या निकाल के ऑप्शन में लिखेगा अगला, इन दोनों को देखो, u बराबर है -1/√2y और v बराबर है 1/√2y। अब इनमें कैसे लिख सकता हूँ बताओ, ये इतनी वैल्यू जो है, इतनी वैल्यू जो है इधर सेम है, तो इसकी जगह क्या लिख सकता हूँ, -u या -v जैसे भी लिखना चाहो। तो ये लिख सकते हैं v इक्वल टू कितना हो गया, -u। एक तो ये देगा ऑप्शन में भाई, इन दोनों बातों से रिजल्ट निकला है, v इक्वल टू कितना आया -u या u इक्वल टू -v, चाहे जैसे कह दो। इससे कितना आया, u बराबर कितना आ गया v, या v बराबर कितना आ गया u, और इससे आ गया v इक्वल टू कितना 1/√2। तो ये 3 वैल्यू देगा ऑप्शन में कॉमा लगा लगा के, तो वो आंसर सही होगा आपका। करो देखे नोट। हम डायग्राम बनाना चाहें तो डायग्राम भी बन जाएगा, देखो ऐसा डायग्राम बन जाएगा बोर्ड पे। देखो ये कौन सा है गया u, और ये कौन सा एक्सिस हो गया v।
तो यह है v इक्वल टू माइनस वाली लाइन, तो माइनस वाली लाइन इधर बनती है, ऐसे बनेगी। और v इक्वल टू यू, वाई बराबर एक्स वाली लाइन ही तो है, तो ये लाइन इधर बनेगी। फिर कोई रेखा कौन सी है, v इक्वल टू 1/√2, तो ये y 0 होता है, यहाँ कितना होगा √2, तो ये वाला क्षेत्र बनेगा इसके अंदर, ये वाला त्रिभुज बन गया आपके पास। और दिया हुआ कौन सा था, अगर उसको भी देखना चाहें तो दिया हुआ ये था आपके पास। अगर जेड समतल का डायग्राम देखें तो ये होता है x और ये कितना हुआ y। कौन कौन सी लाइन है, x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0, तो ये लाइन हो गई। y इक्वल टू 0, ये कौन सी लाइन हो गई, x इक्वल टू 0। और x प्लस वाई इक्वल टू 1 कौन सी रेखा होती है, ये रेखा होती है। तो पहले ये त्रिभुज था अपने पास, और इस त्रिभुज की इमेज ये बनी आपके पास। बाकी डायग्राम की ज़रूरत नहीं है अपन को, तो वैल्यू से मतलब है ऑप्शन में, ये है। तो सवाल कोई बड़ा सवाल है नहीं, आसानी से आ जाएगा रिजल्ट। ऐसा बड़ा कोई सवाल नहीं कि बहुत समय ले रहा हो। अब ये एक बार ऐसा प्रैक्टिस किया हुआ है एक सवाल तो कोई इशू नहीं है। वो वैल्यू π/2 देता है, π/3 देता है या π/4, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। कर लिया क्या नोट सबने, लिखो, देखे तुरंत लिखो। अगला सवाल लिखो। सेम ही सवाल है, इस बार थोड़ा और आसान बना देता हूँ, करो देखे। इस बार तो सबका आना चाहिए रिजल्ट। रूपांतरण दिया हुआ आपको, W इक्वल टू दिया हुआ है 2z, और वही त्रिभुजाकार क्षेत्र दिया हुआ है, वही त्रिभुजाकार क्षेत्र दिया हुआ है। x इक्वल टू 0, वाई इक्वल टू 0 और x प्लस वाई इक्वल टू 1। इसका आपसे क्या पूछा है, W तल में प्रतिचित्रण। वही सेम सवाल है, बस ये बदला है आपके। अब बताओ इससे तो आसान क्या होगा। W तल में मैपिंग आपसे पूछी गई है, बताइए। वही सेम कंसेप्ट है, किसमें लगा लो, z की जगह क्या लिखना है, x प्लस आयोटा बाई, फिर u v बना लो, u v में एक एक वैल्यू पुट कर लो, वैसे ही 3 रेखा आएंगी। करो देखें।
क्या आ रहा है भाई? और हाँ ये ठीक है। एक तो u इक्वल टू ज़ीरो आना चाहिए, एक v इक्वल टू ज़ीरो, और एक u प्लस वी इक्वल टू टू या दो आएगा, है ना? हाँ तो ये आएगा। तो करने की ज़रूरत है क्या? हो गया होगा ये तो भाई, सेम कंसेप्ट पे आसान है उससे। तो अगले की इच्छा है फिर आपके, वही तभी तो कहते हो ना। अब ये सवाल पूछ लेता तो पेपर सही था, ई की पावर आयोटा दिखते ही मामला गड़बड़, और एक क्या ही लेवल आया था, है ना? फिर वो लेवल हो जाता है पेपर का, तो सवाल एक ही है दोनों, है ना? तो आना चाहिए, बस करना क्या है। अब लिखो अगला सवाल। क्वेश्चन लिख लो, इसके इम्पोर्टेंट लगा लो। 2-3 बार पूछा गया, दोबारा से पूछेगा। ये पूछ रहा है कि वह प्रतिबंध या वो कंडीशन ज्ञात करनी है आपको। वह प्रतिबंध ज्ञात कीजिए, वह प्रतिबंध ज्ञात कीजिए या फाइंड दैट कंडीशन जिससे रूपांतरण जिससे रूपांतरण जिससे रूपांतरण W इक्वल टू ए जेड प्लस बी, W इक्वल टू ए जेड प्लस बी अपॉन सी जेड प्लस डी, सी जेड प्लस डी, W समतल में इकाई वृत्त, W समतल में इकाई वृत्त यूनिट सर्किल, कि W प्लेन में क्या है आपके पास, इकाई वृत्त या यूनिट सर्किल, को Z समतल में Z समतल में सरल रेखा में रूपांतरित कर सके, Z समतल में सरल रेखा में रूपांतरित कर सके, सरल रेखा में रूपांतरित कर सके। अब इसने क्या, बातें तो सारी दे दी, रूपांतरण भी दे दिया, ये भी बता दिया कि W तल में क्या बनेगा, वृत्त या सर्किल, और Z तल में क्या बननी चाहिए, रेखा, सारा बता दिया। लेकिन बोले रेखा कब बनेगी, उसके लिए क्या कंडीशन है। तो वैसे तो ये डायरेक्ट पॉइंट के रूप में भी लिख सकते थे सवाल, लेकिन सोल्व कर देता हूँ देखो, और याद रहना चाहिए, इसके बाद सोल्व करने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए। देखो क्या रूपांतरण दिया हुआ है, W इक्वल टू ए जेड प्लस कितना दिया हुआ बेटा, B अपॉन कितना दिया हुआ है, सी जेड प्लस कितना, D। ये तो हो गया रूपांतरण। अब कहता है कि Z समतल में इकाई वृत्त यूनिट सर्किल, तो इकाई वृत्त यही हुआ वो वृत्त या सर्किल जिसकी रेडियस कितनी, 1, ऐसे लिखा जाता है भाई। Z समतल में इकाई वृत्त या यूनिट सर्किल की बात कर रहा है, तो कितना होगा, मोड ऑफ W इक्वल टू 1, और अगर Z तल में बात करता तो मोड ऑफ Z इक्वल टू कितना हो जाता, 1। अब इसमें उस वैल्यू को काम में लेनी है, तो इस वैल्यू को काम में तब ले सकते हैं जब क्या लगे, इसमें मोड लगे, तो दोनों तरफ मोड ले लेते हैं। तो ये हो गया मोड W, और ये क्या हो गया, मोड ऑफ ए जेड प्लस बी अपॉन कितना हो गया, सी जेड प्लस कितना हुआ, D। ठीक है यहाँ तक। अब यहाँ से देखो, ये तो हो गया मोड ऑफ W इक्वल टू, अब इसकी वैल्यू पुट कर सकते हैं, मोड ऑफ W की जगह कितना लिख दिया, 1। यही तो दिया हुआ आपको, क्या दिया हुआ है, इकाई वृत्त या यूनिट सर्किल, इकाई वृत्त या यूनिट सर्किल, यही तो काम में लिया है, मोड ऑफ W इक्वल टू कितना, 1। ये काम में हमने ले लिया, ठीक है। अब देखो इसको सोल्व करते हैं, तो सोल्व करने के लिए इसमें से एक कॉमन ले लिया मैंने, तो ये कितना बच गया,
अरे ए कॉमन लेने के बाद कितना बच गया? ये हो गया z प्लस बी अपॉन ए। नीचे से क्या कॉमन ले लिया? c। तो ये हो गया z प्लस कितना हो गया? डी अपॉन सी। ऐसा ही बना, ये बन गया आपके पास। अब देखो मोड की एक प्रॉपर्टी होती है कि मोड ये गुणा ही तो है, तो मोड की प्रॉपर्टी बताई थी कि जब गुणा में होते हैं तो क्या कर सकते हैं? अलग अलग कर सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और ये ऊपर नीचे का मोड भी अलग अलग लगा सकते हो, उससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो इधर लिख देता हूँ इनको। तो ये तो लिख दिया मैंने ए, और इसको ऐसे लिख दूँ क्या? मोड ए, और ये कितना हो गया? मोड सी। और इसको एक साथ लिख दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, अलग अलग लिख दो। ये हो गया z प्लस बी अपॉन ए, और ये हो गया z प्लस डी अपॉन सी, और इक्वल टू कितना हो गया आपके पास? 1। यही बना आपके पास भाई, z प्लस बी अपॉन ए, z प्लस डी अपॉन सी इक्वल टू कितना हो गया? 1। यहाँ से हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ये हो गया बेटा z प्लस बी अपॉन ए, और ये हो गया z प्लस डी अपॉन सी, और इक्वल टू कितना हो गया? c अपॉन मॉड ऑफ a हो गया। ठीक है, ये लिख सकते हैं। अब अगला क्या कहता है? अभी तक तो उतना ही पढ़ा अपने सवाल को कि ये तो रूपांतरण था, रूपांतरण ले लिया। और आगे क्या पढ़ा मैंने? W समतल में इकाई वृत्त, यूनिट सर्किल। तो यूनिट सर्किल को काम में लेके यहाँ तक पहुँच गए। अब ये कहता है कि इससे काम नहीं चलेगा, ये क्या बननी चाहिए? सरल रेखा या स्ट्रेट लाइन बनेगी। तो कॉम्प्लेक्स में स्ट्रेट लाइन का जो इक्वेशन या समीकरण होती है वो किस तरीके से होती है? देखो, ये होता है आपके पास मॉड ऑफ z माइनस कितना? z1 अपॉन होता है z माइनस z2 इक्वल टू कोई कांस्टेंट क्या होता है? k। अगर इस कांस्टेंट की वैल्यू 1 होगी तो ये जो समीकरण दिख रहा है वो किसको बताएगा? सरल रेखा या स्ट्रेट लाइन को बताता है। भाई कॉम्प्लेक्स में सरल रेखा किस रूप में लिखी जाती है? z माइनस z1 अपॉन z माइनस z2 और इक्वल टू क्या होगा? k। ये तो जनरल इक्वेशन है। अब ये इक्वेशन सरल रेखा कब बताएगी? जब k इक्वल टू क्या होगा? 1। इधर देखो, तुलना करो अपने, ये तो हो गया z, ये माइनस माइनस कर लो। भाई प्लस को क्या कर सकते हैं? 2 बार माइनस लिख लेंगे। तो ऐसे समझ लो कि z माइनस कितना हो गया? z1 अपॉन z माइनस कितना? z2। ये सरल रेखा कब बनाएगा? जब ये वैल्यू किसके बराबर होगी? 1 के बराबर होगी। तो इसका मतलब ये हुआ ये सरल रेखा होगा या स्ट्रेट लाइन होगी कब होगी? जब ये मॉड ऑफ c अपॉन मॉड ऑफ a इक्वल टू कितना होगा? 1। इसका मतलब कंडीशन क्या आ गई? मॉड ऑफ a इक्वल टू मॉड ऑफ c। तो ये ऑप्शन में आता है फिर। मॉड ऑफ a इक्वल टू क्या होगा? मॉड ऑफ c। मॉड ऑफ b इक्वल टू c। इस तरीके के आपको ऑप्शन मिलेंगे। 2-3 बार आया हुआ है ये, ग्रेड फर्स्ट में भी आया हुआ है, सेकंड में भी आया हुआ है, सब में। तो सोल्व कर दिया। बाकी ये डायरेक्ट भी लिख सकते थे नोट लगा के, लेकिन सोल्व कर दिया है ना। आसान था, सोल्व करने में कोई इश्यू नहीं है। कर लिया नोट सबने? तो इसके इम्पोर्ट लगा लेना, और जहाँ तक हो डायरेक्ट याद रहना चाहिए। कुछ ऐसी बातें वहाँ सोल्व नहीं करेंगे,
और इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये आपका, सवाल कह दो चाहे पॉइंट कह दो। मॉड ऑफ ए इक्वल टू क्या होना चाहिए, मॉड ऑफ सी। तब इस रूपांतरण के अंतर्गत इकाई वृत्त है वो जेड समतल में क्या बनाएगा, सरल रेखा या क्या बनेगी, स्ट्रेट लाइन। चले आगे, इसके बाद देखो नेक्स्ट लिखिएगा, नेक्स्ट एक शब्द आता है, इसे कहते हैं स्थिर बिंदु, स्थिर बिंदु या निश्चर बिंदु। स्थिर बिंदु कह दीजिए चाहे क्या कहते हैं, निश्चर बिंदु, फिक्स पॉइंट या इनवेरिएंट पॉइंट, फिक्स्ड पॉइंट या क्या कहते हैं इसे, इनवेरिएंट पॉइंट। फिक्स्ड पॉइंट कह दीजिए चाहे क्या कहेंगे, इनवेरिएंट पॉइंट। स्थिर बिंदु या निश्चर बिंदु, तो पहले तो परिभाषा लिखो इसकी, उसके बाद सवाल देखेंगे। इसके एग्जाम में पूछ लेता है कई बार कि स्थिर बिंदु ज्ञात कीजिए, तो लिखिएगा एक द्विरेखिक रूपांतरण, हेडिंग लगा लो, उसके बाद लिखिएगा एक द्विरेखिक रूपांतरण, एक द्विरेखिक रूपांतरण के अंतर्गत, एक द्विरेखिक रूपांतरण के अंतर्गत, एक द्विरेखिक रूपांतरण के अंतर्गत वे बिंदु, एक द्विरेखिक रूपांतरण के अंतर्गत वे बिंदु जो कि रूपांतरित बिंदुओं, जो कि रूपांतरित बिंदुओं, जो कि रूपांतरित बिंदुओं के संपाती हों, 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 तो निश्चर बिंदु कहलाते हैं। संपाती हों तो निश्चर बिंदु कहलाते हैं। अंडर ए बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन, अंडर ए बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन, अंडर ए बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन दोज पॉइंट्स विच आर, अंडर ए बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन दोज पॉइंट्स विच आर कोइंसिडेंट विद, विच आर कोइंसिडेंट विद ट्रांसफॉर्म्ड पॉइंट्स, कोइंसिडेंट विद ट्रांसफॉर्म्ड पॉइंट्स, कोइंसिडेंट विद ट्रांसफॉर्म्ड पॉइंट्स। देखो सीधा सा मतलब यही है इसका, परिभाषा तो अभी देखो क्या मतलब है इसका क्लियर होगा। सबसे पहले डेफिनेशन में क्या शब्द लिखा हुआ है, द्विरेखिक रूपांतरण, तो हम लेके चलेंगे द्विरेखिक रूपांतरण या बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन। तो द्विरेखिक रूपांतरण या बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन लेके हम चलेंगे, और W इक्वल टू कितना होगा आपके पास, AZ प्लस बी, और अपॉन कितना होगा, CZ प्लस डी। W इक्वल टू AZ प्लस बी अपॉन CZ प्लस डी, ठीक है। अब क्या कहता है आगे पढ़ो उसमें, कि रूपांतरित बिंदुओं के क्या हो, संपाती। तो रूपांतरित कौन हुआ, Z समतल से रूपांतरित कौन हुआ, W में, तो इसके संपाती होने का मतलब वही बिंदु होगा। तो अगर रूपांतरित बिंदुओं के संपाती या कोइंसिडेंट हुआ, इसका मतलब इसमें यह करते हैं कि W की जगह क्या रख देते हैं, Z। भाई संपाती या कोइंसिडेंट का मतलब कि वही बिंदु होगा, तो वही होगा तो जो W बनेगा वो भी कौन होगा, Z ही बनेगा। तो Z इक्वल टू AZ प्लस बी अपॉन कितना होगा, CZ प्लस डी, यही बनेगा आपके पास। अब इसको हम क्या कर लेंगे, सोल्व कर लेंगे, इधर गुणा करा लेंगे इसको, समीकरण बन जाएगा। और Z के जो मान आएंगे आपके पास, भाई Z स्क्वायर Z में समीकरण बनेगा ना, तो यहाँ से जो Z के मान मिलेंगे, जो Z के मान होंगे वो Z के मान ही क्या कहलाते हैं फिर, निश्चर बिंदु या क्या होंगे, इनवेरिएंट पॉइंट। निश्चर बिंदु या क्या कहेंगे उन्हें, इनवेरिएंट पॉइंट। भाई सीधा सा कंसेप्ट है कि द्विरेखिक रूपांतरण लगा किसी सवाल में, ये आपका Z समतल है और ये आपका कौन सा है, W समतल। यहाँ कौन सा रूपांतरण लगाया, द्विरेखिक रूपांतरण। तो जो पॉइंट यहाँ जहाँ इसमें था Z में, वो सेम पॉइंट ही क्या मिलेगा आपको यहाँ मिलेगा, तभी इसे क्या कहते हैं, स्थिर बिंदु या क्या कहते हैं, निश्चर बिंदु। कि द्विरेखिक रूपांतरण से, इस रूपांतरण को काम में लेने से Z समतल वाले बिंदु का प्रतिबिंब किस में आता है, W में, लेकिन उसमें कोई भी फर्क नहीं पड़ा, जो Z में था वो का वही क्या रह गया, W। तो वही किया हमने कि W की जगह क्या लिख दिया, Z। अब ये समीकरण बन जाएगा यहाँ से, और समीकरण से किसके मान आएंगे, Z के। तो Z की एक वैल्यू आए, दो वैल्यू आए, वो क्या कहलाएंगे आपके निश्चर बिंदु। करो देखिए नोट, फिर सवाल करते हैं इसमें।
कर लिया नोट सबने? अब सवाल लिखो, देखो। अब लिखो क्वेश्चन। आपको दिया गया द्विरेखिक रूपांतरण या बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन। द्विरेखिक रूपांतरण या क्या दिया गया है? बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन। और द्विरेखिक रूपांतरण दिया गया आपको W इक्वल टू 3z-4 अपॉन z-1। और के आपसे क्या पूछे? स्थिर बिंदु ज्ञात करो। स्थिर बिंदु ज्ञात कीजिए। आपसे स्थिर बिंदु या क्या पूछे? इसके फिक्स पॉइंट पूछे, बताइए। प्लस माइनस आ गए? कितने आ रहे हैं? +2 ही। माइनस भी आ रहा है क्या? क्या पता आ जाए, साथ साथ में है। देखो भी सीधा सा कंसेप्ट अभी अभी किया कि जैसे ही निश्चर बिंदु या स्थिर बिंदु पूछेगा तो W की जगह क्या लिखना है? Z। तो ये हो गया 3z-4 अपॉन कितना हुआ? z-1। इधर से मल्टीप्लाई कराया तो कितना हो गया? z² -z और -3z कितना हो गया? -4z और +4 इक्वल टू कितना? 0। तो ये हो गया z-2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। तो क्या आ गया आपके पास? z इक्वल टू 2। अब आने को तो दो बार आएगा, लेकिन वैसे बिंदु देखा जाए तो बिंदु दो, पहला 2 लिखूंगा वो भी ग्राफ में तो यही लगेगा, और जो दूसरा 2 लिखूंगा वो भी यही बनेगा। तो अगर निश्चर बिंदु कितने बने तो कितना बना? 1। और वैल्यू कितनी है उसकी? 2। ऐसा ही नहीं कि 2 वैल्यू आ रही है, 2,2 आ रहे हैं। तो जो पॉइंट देखेंगे तो वास्तव में पॉइंट तो कितना है? एक ही पॉइंट है आपके पास। तो अगर संख्या पूछे कि कितने निश्चर बिंदु होंगे तो कितना होगा? एक ही बिंदु प्राप्त हुआ। और वैसे वैल्यू पूछे तो z इक्वल टू कितना हो गया आपके पास? 2। कर लिया नोट सबने? अगला सवाल देखो इसी में ही। क्या पूछे आपके? इसके स्थिर बिंदु या फिक्स पॉइंट पूछे, बताइए। स्थिर बिंदु या क्या बताना आपको? फिक्स पॉइंट, बताइए। ये सेम क्वेश्चन पूछा था ग्रेड फर्स्ट 22 में, जो भी एग्जाम लगी थी उसमें। +-2 आयोटा। तो कितने पॉइंट आ गए? 2। इस बार वैल्यू अलग अलग है, एक प्लस का 2 आयोटा और एक माइनस का 2 आयोटा। देखो वही डायरेक्ट मल्टीप्लाई करना। भी W की जगह कितना रखना है? Z। तो ये हो गया बेटा 2z-4। और नीचे देखें तो कितना हुआ? z+2। यहाँ से हो गया z² और +2z कैंसिल, तो -4 क्या हो गया? प्लस इक्वल टू कितना हुआ? 0। तो कितनी वैल्यू आएंगी? +2 आयोटा और कितना आएगा? -2 आयोटा। तो दो निश्चर बिंदु आ गए, इसके दो इन्वेरिएंट पॉइंट +2 आयोटा और -2 आयोटा।
इसके बाद देखो, एक और सवाल पूछ सकता है इसमें, निश्चर बिंदु से आगे होता है, लिखो द्विरेखिक रूपांतरण का सामान्य रूप। द्विरेखिक रूपांतरण का सामान्य रूप। द्विरेखिक रूपांतरण का सामान्य रूप, या जिसे कहते हैं नॉर्मल फॉर्म ऑफ बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन। 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 अब इसमें होता क्या है, इसके अंदर आपके पास कि नॉर्मल फॉर्म निकालने से पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा। सवाल ऐसा ही देगा, सेम सवाल। अभी ये दोनों सवाल वापस से करेंगे। अब इसमें तो सिर्फ और सिर्फ क्या पूछा था, स्थिर बिंदु। पिछले सवाल में भी स्थिर पूछा था। अब जब सामान्य रूप पूछेगा तो उसमें स्थिर बिंदु चाहे पूछे या नहीं पूछे, लेकिन स्थिर बिंदु तो निकालना ही निकालना पड़ेगा। अब एक तो होता है बड़ा मेथड और एक होता है डायरेक्ट मेथड, तो दो की ज़रूरत पड़ेगी आपको, दो की ज़रूरत पड़ेगी। एक तो कब फॉर्मूला बता रहा हूँ, जब आपके पास दो स्थिर बिंदु हो। जब आपके पास कितने स्थिर बिंदु हो, दो स्थिर बिंदु हो। जैसे इस सवाल में कितने आए हैं, दो। पिछले में कितना आया था, एक। तो एक तो देखेंगे अपन जब दो स्थिर बिंदु हो। तो ये हेडिंग नोट कर लो, ये कर लो, फिर फॉर्मूले बात करते हैं। आसान फॉर्मूला, थोड़ा ध्यान रख लेना। उससे क्या कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ेगी। नहीं, एक मेथड और भी है जिससे कैलकुलेशन करनी पड़ती है फिर, तो वो थोड़ा बड़ा है। देखो, जब दो पॉइंट दिए होंगे, दो स्थिर बिंदु, और स्थिर बिंदु मान लेते हैं, चाहे तो यहाँ लिख लो चाहे यहाँ लिख लो, कि अल्फा बीटा क्या है आपके पास, स्थिर बिंदु या फिक्स पॉइंट। दो स्थिर बिंदु हैं तो एक को कोई अल्फा कह दिया, एक को क्या कह दिया, बीटा, फॉर्मूला बनाने के हिसाब से। अब फॉर्मूला क्या होगा, यहाँ लिखना आपको W माइनस अल्फा, नीचे लिखना W माइनस बीटा। भाई स्थिर बिंदु तो ज्ञात कर ही लिए यहाँ से, तो ये वैल्यू रख देंगे अल्फा और बीटा। फिर यहाँ आता है लेमडा, और यहाँ आता है Z माइनस अल्फा, और यहाँ क्या आता है, Z माइनस बीटा। अब बाकी तो देखो W का W रहेगा, Z का Z रहेगा। अल्फा बीटा हम स्थिर बिंदु ज्ञात करेंगे ही, तो वो रख देंगे। अब बात किसकी आ गई, लेमडा की, कि सर लेमडा क्या होगा। तो लेमडा का लिए जो फॉर्मूला होता है वो होता है लेमडा इक्वल टू डी प्लस बीटा सी, और नीचे आता है डी प्लस अल्फ़ा सी। ये फॉर्मूला होता है। अब बोले सर डी कहाँ से लाएंगे, डी सवाल से लाएंगे। ये होता है ए, ये होता है बी, ये क्या होता है सी, और ये क्या होता है डी। तो वहाँ इससे हम किसकी वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, लेमडा की। और ये लेमडा की वैल्यू यहाँ रख देंगे, तो कौन सा रूप आ जाएगा, सामान्य रूप। करो देखें नोट, फिर एक पॉइंट पे बात करते हैं। कर लिया नोट सबने। भाई जो भी सवाल दिया होगा उसमें ए बी सी डी तो होते ही हैं। कांस्टेंट जो होते हैं ऊपर वाले ए बी, ऐसा ही तो होता है, ए जेड प्लस बी अपॉन सी जेड प्लस डी। और स्थिर बिंदु हम ज्ञात कर ही लेंगे, तो वहाँ से किसकी वैल्यू आ जाएगी, लेमडा की, और डायरेक्ट रिजल्ट आ जाएगा आपके पास। इसके बाद जब एक पॉइंट हो, इसके बाद कितना पॉइंट हो, एक पॉइंट, तो लिखो सेकंड पॉइंट। जब एक स्थिर बिंदु हो, जैसे किसी सवाल में एक ही पॉइंट आता हो, डी डी, ये डी है भी डॉक्टर वाला है ना, ये डी है, ये भी डी है, ठीक है।
ये बीटा अल्फा है, किताबों में लगभग गलत मिलेगा, फॉर्मूला ऊपर नीचे है, ये सही है एकदम। अब देखो सेकंड पॉइंट लिख लो। एक स्थिर बिंदु हो, एक स्थिर बिंदु हो, अगर एक ही फिक्स पॉइंट हो, अगर आपके पास एक स्थिर बिंदु हो, मान लिया कितना अल्फा, ठीक है। उस स्थिति में सामान्य रूप क्या बनेगा, 1/w माइनस अल्फा इक्वल टू 1/z माइनस अल्फा प्लस कितना होगा लेमडा, प्लस कितना होगा लेमडा। अल्फा की वैल्यू तो यहाँ से ले ही लेंगे फिक्स पॉइंट से। अब लेमडा की वैल्यू का इसमें फॉर्मूला अलग होता है। लेमडा इक्वल टू होता है आपके पास 2c अपॉन कितना होगा a प्लस डी। ये फॉर्मूला किसका होगा, लेमडा का, 2c अपॉन कितना होगा a प्लस डी। तो ये हैं दो स्थितियों में सामान्य रूप की ज़रूरत पड़ सकती है। तो जब एक पॉइंट होगा और जब कितने पॉइंट होंगे, दो। अब जो पहला सवाल किया था अभी थोड़ी देर पहले, दो सवाल किया ना स्थिर बिंदु के, उस पहले सवाल का सामान्य रूप बताओ क्या आएगा। जो अभी अभी पहला सवाल करके आए ना, जिसमें स्थिर बिंदु कितना आया था, दो, एक ही पॉइंट आया था, उसका सामान्य रूप लिख के बताओ। ये फॉर्मूला आपके सामने। कितनी वैल्यू आएगी लेमडा की, एक आनी चाहिए है ना भाई। बाकी तो क्या करना, दो दो लिखना है। एक वैल्यू किसकी चेक करनी है, लेमडा की। तो लेमडा की वैल्यू कितनी आएगी, देखो पिछले सवाल से 1 आनी चाहिए, 1 ही आएगी ना। देखो यही तो किया था इससे पहले, है ना। ये रहा, लेमडा की वैल्यू क्या थी, 2c। तो ये होता है a, ये होता है b, और ये क्या होता है c। तो कितना हो गया 2, 2c का मतलब 2 हो गया। और नीचे कितना था a प्लस डी। तो ये तो a 3 हो गया, और -1 तो कितने हो गए 2, 2/2 कितना हो गया 1 हो गया। तो क्या बनेगा इसका सामान्य रूप, देखो भाई जो अभी पीछे क्वेश्चन करके आए थे पहला सवाल, उसका सामान्य रूप या नॉर्मल फॉर्म क्या बनेगी, या तो वहीं लिख लो या दोबारा सवाल लिख लो, कोई फर्क नहीं है। तो 1/w माइनस कितना होगा 2, 1/z माइनस कितना 2, और प्लस कितना आएगा 1। वैल्यू सोल्व कर ली हमने लेमडा की, 2 इंटू 1/3 प्लस -1, तो इक्वल टू कितना आ गया 1, है ना। यही वैल्यू आई आपके पास। अब दूसरा सवाल करो, देखें दूसरा सवाल है ना, इसका ही फॉर्मूला अपने पास, करो देखें।
कितना आ रहा है भाई? आंसर नहीं है इसका मेरे पास। लेमडा बराबर माइनस आयोटा। नहीं मेरे पास है नहीं, करने से पता चलेगा, आंसर नहीं है इसका। क्यों, जो सवाल पूछा गया वो सिर्फ स्थिर बिंदु तक ही पूछा गया, इसलिए है नहीं आ गया ना भाई। बाकी तो फॉर्मूला याद होगा ही सबको। क्या रखना है, एक को अल्फा मान लो, एक को क्या मान लो, बीटा। तो कितनी वैल्यू आई थी? अल्फा इक्वल टू मान लेते हैं 2 आयोटा, और बीटा इक्वल टू कितना मान लेते हैं? -2 आयोटा। क्या फॉर्मूला था? डब्लू माइनस अल्फा, और नीचे कितना था? डब्लू माइनस बीटा, और इक्वल टू कितना था? लेमडा। तो लेमडा खाली छोड़ देते हैं एक बार। z-2 आयोटा, और ये कितना हो जाएगा? z+2 आयोटा। फॉर्मूला क्या था बेटा लेमडा का? लेमडा इक्वल टू डी प्लस बीटा सी अपॉन डी प्लस अल्फा सी। अब वैल्यू पुट कर लो, ए बी सी डी। कितना है उस सवाल में? डी बताओ, डी कितना है? 2। बीटा कितना है? -2 आयोटा। और सी कितना है? अरे सी कितना है? 1। डी है 2, अल्फा कितना है? +2 आयोटा, और सी 1 है ही। तो कितना हो गया यहाँ से? 2 तो कॉमन आ गया, 1 माइनस आयोटा अपॉन 1 प्लस आयोटा। ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, 1 माइनस आयोटा से और 1 माइनस आयोटा से। तो कितना बनेगा? ऊपर तो कितना बनेगा? -2 आयोटा, और नीचे कितना? अच्छा ठीक है 2, तो कितना आ गया? माइनस आयोटा। तो यहाँ कितना रख देंगे? माइनस आयोटा। ये आपके पास क्या आ गया इसका? सामान्य रूप या नॉर्मल फॉर्म। नहीं वो ऑप्शन एक ही देगा, कोई सा भी उल्टा सीधा कैसे भी ले सकते हैं। फिर इधर भी तो ऊपर नीचे हो जाएंगे, तो वो सेटलमेंट सही रहेगा, है ना भाई। उधर चेंज करेंगे अल्फा बीटा, तो यहाँ भी तो चेंज होंगे प्लस माइनस, तो वो सेटलमेंट सही रहेगा पूरा। भाई ऐसे तो कोई गारंटी है नहीं कि किसको अल्फा माने और किसको बीटा माने, तो वो साइन दोनों तरफ ही बदलेंगे, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब इसका जो बेसिक मेथड है सामान्य रूप का, अब तो बहुत आसान लग रहा होगा, बहुत आसान लग रहा होगा आपको। अब देखो ये जो पिछला सवाल था, क्या था ये पहला सवाल, जो 2 वाला सवाल बताना इसका, इसका क्या सवाल था? W बराबर 3z-4 z-, यही सवाल था क्या, जिसमें 2 आया था। अब इसका सामान्य रूप, ये तो अपन ने फॉर्मूला लिख दिया, लेकिन बिना फॉर्मूले के भी होता है। इसको इधर गुणा करो, इसको इधर क्या करो? गुणा, और लास्ट में ऐसे ऐसे कॉमन लो प्लस माइनस जोड़ के कि ये रूप बनना चाहिए। भाई सामान्य रूप का जो बेसिक फॉर्म होती है वो यही होती है। या इसमें भी देख लो, दूसरे सवाल में भी सेम एज इट इज सवाल लेना और कुछ नहीं करना, एज इट इज ले लो, इसको इधर गुणा कर लो, तो कितना आएगा? WZ-W इक्वल टू 3Z-4। अब इसको इधर ले आओ, क्या जोड़ोगे क्या घटाओगे, ऐसे बनने चाहिए, और सेम यही रूप आना चाहिए। तो अब तो बहुत आसान आ गया, लेकिन अब नहीं बनेगा ये चलते ही, बड़ी मुश्किल से बनता है कि क्या जोड़ें क्या घटाएं, ये है ना। तो इसलिए बेसिक वाले मेथड से नहीं जाना। वैसे किसी फॉर्मूले की ज़रूरत नहीं होती, अकल की ज़रूरत होती है इसमें, है ना। लेकिन इतनी अकल वहाँ नहीं लगानी, टाइम लेता है ये सोचने में कि W माइनस अल्फ़ा बढ़ना चाहिए एक, तो एक क्या बढ़ना चाहिए? Z माइनस अल्फ़ा। तो ऐसे 2 ब्रैकेट बनने चाहिए कॉमन आके, बाकी एक क्या बचना चाहिए? कांस्टेंट। और फिर इस फॉर्म में लिखा भी जाना चाहिए। तो अभी इसको इधर लाएंगे Z को, फिर कोई 2W ऐड करेंगे, माइनस करेंगे, फिर Z माइनस करेंगे, प्लस करेंगे, ऐसे सेट करना पड़ता है बहुत सोच सोच के, तब जाके फिर क्या होंगे भाई। इसमें ये कब आएगा? ये तभी तो बनेगा आपके पास कि यहाँ देखो ऐसा ये ब्रैकेट बन जाने चाहिए आपके पास कि Z-2 और इक्वल टू, या ऐसा कह दो इसको, -Z-2, या पहले W लिख देता हूँ, देखो सॉल्व करके ऐसा बनना चाहिए W-2, और ये एक बनना चाहिए आपके पास Z-2, और Z-2 और
एक बढ़ना चाहिए W-2 Z-2 इक्वल टू 0। अब साइन सेट कर देते हैं, ये माइनस और ये भी उधर जाएगा कैंसिल, तो ये प्लस और ये कितना माइनस। इसको सोल्व करके ये ब्रैकेट बनने चाहिए आपके पास, समझ रहे हो बात को। अब इसमें किसका भाग लगेगा, W-2 और Z-2 का फिर भाग लगा देंगे, तो एक पद तो ये बच जाएगा, एक ये बच जाएगा और एक भाग लगेगा, वो कितना हो जाएगा 1। अब ये ब्रैकेट इसमें क्या जोड़ो क्या घटाओ इतना सोचना पड़ेगा कि इसको सोल्व करके ये बनना चाहिए आपके पास, समझ रहे हो बात को। इसीलिए क्या याद करना आपको, डायरेक्ट फॉर्मूला। वहाँ ऐसा नहीं है। अब ग्रेजुएशन होती वहाँ भी चलो डायरेक्ट से कर देते हैं, लेकिन वहाँ चलो सोच भी सकते हैं, लेकिन यहाँ नहीं सोचेंगे इसमें, है ना। तो ये इसका है बेसिक मेथड, तो इस पर आपको नहीं जाना है। अब देखो आगे बढ़ते हैं, क्लियर है ना सामान्य रूप सबको। इसके बाद देखो नेक्स्ट, नेक्स्ट लिखिएगा इसमें, हाँ कुछ शब्द और हैं वो लिख लो, बाकी कोई इश्यू नहीं है। एक होता है जुए-कोस्की रूपांतरण, कई बार नाम से पूछ लेता है कि इसका नाम क्या है। एक होता है जुए-कोस्की रूपांतरण, हाँ 2-3 बार पढ़ लो याद हो जाएगा, है ना। जुए-कोस्की रूपांतरण, जुए-कोस्की रूपांतरण या जुए-कोस्की ट्रांसफॉर्मेशन, है ना। तो लिखा कैसे जाता है बस इसका इतना ही जानना है, W कह दो चाहे FZ कह दो, ये होता है 1/2 और Z प्लस क्या होता है 1/Z। इस रूपांतरण का नाम क्या होता है, जुए-कोस्की ट्रांसफॉर्मेशन। बस इतना ही पढ़ना, इसमें ज़्यादा नहीं जाना। तो कई बार पूछ सकता है कि निम्न में से जुए-कोस्की रूपांतरण है, तो फिर ये पता होना चाहिए 1/2 Z प्लस 1/Z। इसका एक पर्टिकुलर नाम है, वैसे तो कोई भी सवाल है जनरल, लेकिन इसका पर्टिकुलर नाम है जुए-कोस्की रूपांतरण। इसके बाद में एक रूपांतरण आता है आपके पास W इक्वल टू Z²। W कह दो चाहे FZ इक्वल टू क्या कह दो Z², ठीक है। अब मुझे ये बताओ कि एक बात करके आए थे पिछली क्लास में कि अनुकोण प्रतिचित्रण करी थी क्या, कन्फॉर्मल मैपिंग की। तो क्या ये अनुकोण प्रतिचित्रण है क्या भाई, रूपांतरण कह दो चाहे रूपांतरण का ही नाम क्या होता है, प्रतिचित्रण। तो ये जो मैपिंग आपको दिख रही है W=Z², क्या ये अनुकोण या कन्फॉर्मल है क्या, ये अनुकोण या कन्फॉर्मल है क्या। क्या कंडीशन बताई थी, पहली बात तो ये पता होनी चाहिए आपको कन्फॉर्मल की, विश्लेषिक होना चाहिए और f'(z) नॉट इक्वल टू क्या होना चाहिए 0। तो विश्लेषिक होने के लिए तो कोई दिक्कत नहीं है इसमें, लेकिन f'(z) जैसे ही करेंगे इसका, या ऐसा कह दो dw अपॉन क्या करेंगे dz, तो कितना आएगा 2z। एक बिंदु पे दिक्कत है, कहाँ 0 पर, 0 रखते ही क्या बन जाएगा 0। तो ये 0 के अलावा सब जगह कौन सा प्रतिचित्रण होगा, अनुकोण प्रतिचित्रण होगा। ये क्या होगा कि 0 या 0 के अतिरिक्त Z=0 के अतिरिक्त सभी बिंदुओं पर क्या होगा, अतिरिक्त ये क्या होगा आपके पास अनुकोण प्रतिचित्रण या कन्फॉर्मल मैपिंग होगी। कर लो नोट। कुछ बताए थे मैंने आपको, Z बार बताया था उससे पहले। Z बार तो क्या नहीं होता, अवकलनीय नहीं होता, तो वो क्या नहीं बनेगा, अनुकोण प्रतिचित्रण या कन्फॉर्मल मैपिंग नहीं बनेगी।
इसके बाद देखो W इक्वल टू हम बात करें प्रतिचित्रण या मैपिंग है, प्रतिचित्रण या मैपिंग है आपके पास W इक्वल टू 1/z। बताओ ये अनुकोण होगा क्या, अनुकोण प्रतिचित्रण होगा क्या? कहाँ जीरो हो रहा है ये? कहीं जीरो नहीं हो रहा, इनफाइनाइट रखेंगे तब जीरो होता ही है, बाकी कोई इश्यू नहीं है। अवकलनीय भी है, अरे अवकलनीय डिफरेंशिएबल भी है। और अवकलनीय जीरो कब होता है? इनफाइनाइट। तो इनफाइनाइट कोई पॉइंट तो है नहीं अपना, तो ये भी क्या होगा आपके पास? अनुकोण प्रतिचित्रण होगा। कहीं दिक्कत नहीं है इसमें भाई, कहाँ दिक्कत है इसमें? ये क्या होगा? अनुकोण प्रतिचित्रण या कन्फॉर्मल मैपिंग। भाई अवकलनीय भी होगा, और अवकलनीय जीरो नहीं होना चाहिए, अवकलन यही तो कंडीशन बताई थी आपको, तो ये जीरो कहीं नहीं होगा इनफाइनाइट के अलावा, कोई समस्या नहीं है इसमें। इसके बाद एक प्रतिचित्रण बताया था आपको, ये 3-4 ही हैं जिनसे सवाल बनाएगा अगला, ऐसे तो फिर पूरा सोल्व करना तो पड़ता ही है। एक बताया था आपको W इक्वल टू जेड बार, अनुकोण होगा क्या? अरे अनुकोण होगा क्या? नहीं होगा, क्योंकि ये तो क्या नहीं है, अवकलनीय नहीं है, विश्लेषिक तो बाद में पहुँचते, तो ये अनुकोण प्रतिचित्रण नहीं है। ये क्या है? अनुकोण प्रतिचित्रण नहीं है, कन्फॉर्मल मैपिंग नहीं है। फिर एक पॉइंट और लिख लो, नोट लगा के लिख लो, एरो का साइन लगा के लिख लो। सभी द्विरेखिक रूपांतरण, सभी द्विरेखिक रूपांतरण, सभी द्विरेखिक रूपांतरण, सभी द्विरेखिक रूपांतरण वृत्त, सभी द्विरेखिक रूपांतरण वृत्त या सर्किल मॉड ऑफ z लेस देन रो, सभी द्विरेखिक रूपांतरण वृत्त या सर्किल मॉड ऑफ z लेस देन रो को, मॉड ऑफ z लेस देन रो को, मॉड ऑफ z लेस देन रो को, मॉड ऑफ z, मॉड ऑफ z लेस देन रो को, मॉड ऑफ w लेस देन रो डैश, लेस देन रो डैश में प्रतिचित्रित करते हैं। सभी द्विरेखिक रूपांतरण वृत्तों मॉड ऑफ z लेस देन रो को, यहाँ भी लिख लेना वृत्तों मॉड ऑफ w लेस देन रो डैश में प्रतिचित्रित करते हैं, प्रतिचित्रित करते हैं। बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशंस, बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशंस मैप द सर्किल, बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशंस मैप द सर्किल मॉड ऑफ z, मॉड ऑफ z लेस देन इक्वल टू रो, इक्वल टू नहीं लगाया क्या? इक्वल टू भी लगा लो, बाउंड्री भी आ जाएगी, वृत्त पूरा बन जाएगा। बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन मैप्स द सर्किल मॉड ऑफ z लेस देन इक्वल टू रो इनटू मॉड ऑफ w लेस देन रो डैश, इनटू मॉड ऑफ w लेस देन इक्वल टू रो डैश। कल वैसे तो पॉइंट लिखवा दिया था कि द्विरेखिक रूपांतरण में वृत्त का प्रतिबिंब या इमेज क्या बनता है? वृत्त ही बनता है, वैसे तो लिखी हुई है बात, वो हमने इसमें वृत्त के हिसाब से समीकरण लिख दिया कि मॉड ऑफ z लेस देन इक्वल टू कितना है? रो। तो ये किसको बताता है? वृत्त या सर्किल को ही बताता है। और इधर क्या बनेगा? मॉड ऑफ w लेस देन इक्वल टू कितना है? रो डैश। तो ये क्या बनेगा? वृत्त या सर्किल। वैसे तो कल लिख लिया था ये पॉइंट हमने, तो ऐसा देख के घबराना नहीं है आपको, है ना, कि क्या लिख दिया अगले ने। तो बाकी अब कुछ बचा नहीं है इसके अंदर, है ना, कॉम्प्लेक्स के अंदर बाकी कुछ नहीं है। पहला काम ये है कि जो ये सवाल दिए हुए हैं प्रीवियस ईयर वाले,
कितने सवाल हैं? 35 36 है ना। तो वैसे तो ऐप पे सॉल्यूशन कुछ तो आ गए होंगे, कुछ आ जाएंगे इनके पूरे, लेकिन खुद को ट्राई तो करनी है एक बार। तो लगभग सवाल तो हो चुके हैं बीच बीच में भाई, लगभग सवाल तो हो चुके हैं। ये तो मिल गई ना सबको? हाँ, तो लगभग सवाल तो हो चुके हैं और बाकी कुछ बच रहे हैं, वो कोशिश करें। और मंडे को इसकी एक प्रैक्टिस शीट भी दे देंगे। वैसे इसमें ज़्यादा सवाल है नहीं, क्योंकि बुक के लगभग सवाल कर लिए हैं। बुक के ऐसा कोई बहुत ही रेयर सवाल छोड़ा होगा कि एक टाइप के 2 सवाल हैं, बाकी आपको लगभग सारे सवाल करा दिए हैं। और कोई नया सवाल कहीं से नहीं आएगा। 2010 के बाद में जितने भी, चलो सेकंड ग्रेड में तो पिछली बार से आने लगा है कॉम्प्लेक्स, लेकिन फर्स्ट ग्रेड में तो आ ही रहा है हमेशा से। तो कोई भी ऐसा सवाल नहीं है जो इससे बाहर हो, अपन ने पढ़ा हो या बुक से बाहर हो। कोई अगले ने कोई संख्या बदली होगी या कोई बड़े सवाल में से कुछ कम करके कि भैया ऑप्शन लाइक बन जाए, तो कुछ कम ही किया होगा, बढ़ाया नहीं है। तो एक बार पढ़ें। और वैसे भी टेस्ट है मंडे को आपका, तो पढ़ तो लोगे ही है ना? क्या हुआ? तो पढ़ाई करना भी दोनों पूरा, जितना अब तक पढ़ा है वो मंडे को पूरा आएगा। तो पढ़ना एक बार अच्छे से और ये सवाल करना। और प्रैक्टिस वाली भी दे देंगे है ना, उसके सॉल्यूशन भी डलवा देंगे ऐप में, और आपको ऑफलाइन भी दे देंगे, ठीक है, सीट वाली। तो इतना काम करो, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक है।